गुड मॉर्निंग 11th क्लास। इससे पहले कि हम अपना चैप्टर 10 शुरू करें, आप सभी सिलेबस चेक करेंगे। आपको मैंने आपके ग्रुप में सिलेबस भेजा है जिसमें से सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप और पीस यानी शांति, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकता, ये 3 चैप्टर आपके नहीं हैं। लास्ट में है आपका विकास, डेवलपमेंट। तो इसलिए आज हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं वो करेंगे कि डेवलपमेंट है क्या और इसकी वजह से इसको समझने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या सभी के लिए विकास एक जैसा है। नंबर 2 कि विकास के मॉडल कौन कौन से मॉडल होता है, किस तरीके का विकास हम कर रहे हैं और कैसे करते हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंट के और क्या अल्टरनेट्स हैं जो प्रोवाइड किए गए हैं। अब सबसे पहले तो हम विकास देखेंगे कि अब विद्यालय में मान लीजिए आपके कोई एक मैगज़ीन निकालनी है और आप इसकी ज़िम्मेदारी दे दी है और किसी को लेख लिखना है या किसी को कोई कविता लिखना चाहता है, कोई नाटक लिखने के लिए उत्सुक है, कोई कार्टून की श्रृंखला तैयार करेगा या कुछ भी ऐसे है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं उन सभी में एक बहस हो जाती है, एक अलग अलग व्यूज़ हैं कि नहीं, मैगज़ीन में पहले साइंस सेक्शन आना चाहिए, पहले हिंदी सेक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी, पहले इसमें हमारी कविता छपे। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या मैगज़ीन नहीं छापेंगे या आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे या मार पिटाई करेंगे? नहीं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल दिया ये इसीलिए है कि विकास का जो मीनिंग है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। मान लीजिए कहीं पे डैम बनाना है, उस जगह को खाली करवा लिया गया है और लोगों को डिस्प्लेस्ड कर दिया है वहाँ से, तो जो डिस्प्लेस हुए हैं लोग उनके लिए इस डैम से होने वाली डेवलपमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। एक किसान के लिए विकास कुछ और हो सकता है, एक इंजीनियर के लिए विकास की परिभाषा कुछ और है, महिलाओं के लिए विकास की परिभाषा कुछ और हो सकती है। तो इसलिए अब हम ये एक डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं कि विकास का मतलब क्या है। उन्नति होना, देश का कल्याण होना, तरक्की होना, उद्योगों में विकास होना, ये सभी विकास की परिभाषाएं हैं। नॉर्मली लोग बहुत नैरो माइंड जो हैं वो क्या करेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को हम डेवलप्ड कंट्रीज़ मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि विकास का अर्थ है जहाँ पर सभी व्यक्तियों को उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करने का अवसर मिलता रहे, तो उसको हम कहेंगे कि डेवलपमेंट है। अब कि विकास के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ बहुत सारी चुनौतियां देश के सामने थी। एक तो देश को एक कैसे रखना है, स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, प्रिंसली स्टेट्स को कैसे मिलाना है, ये सारी समस्याएं थी। लेकिन उन सबसे बड़ी समस्या थी विकास। सारी समस्याएं हल कर ली गई हैं लेकिन विकास अभी तक अधूरा है। क्यों? क्योंकि विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी 1960 से 50 से 60 तक के दशक में? गरीबी है, अनपढ़ता है, परेशानियां हैं, औपनिवेशिक शासन के कारण रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर लिया गया है और अपने संसाधनों का उपयोग हम काफ़ी लंबे टाइम से अपने राष्ट्रीय हित के लिए
नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी विकास के मार्ग में काफ़ी सारी हमारे अपने देश की चुनौतियां हैं। फिर शुरू में जब हमने विकास करना शुरू किया, आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद जब संविधान इम्प्लीमेंट हो गया, तो हमने पंचवर्षीय मॉडल अपनाया, 5 ईयर प्लान, FYP। इसमें क्या था कि 5 साल तक किसी एक विशेष योजना को केंद्र बनाकर उस पर काम किया जाए। यानी जो पहले के 5 ईयर रहे, इसमें क्या क्या रहा कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, भाखड़ा, नंगल बांध, हीराकुंड जैसे वो लगाए गए, बहुत सारी NFL लगी हैं, थर्मल पावर प्लांट्स बनाने की सोची हैं, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स में सुधार की बातें हुई हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इनवाइट किया गया था। तो ये सब क्या हैं, ये एक मॉडल अपनाया गया था देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, देश में तरक्की के लिए। लेकिन इस मॉडल को सफलता नहीं मिली, इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए। अब इसकी आलोचनाएं क्या थी भारत के विकास की? सबसे पहले तो विकास की कीमत जो समाज को चलानी पड़ी, आपको बताती हूँ मैं। पॉस्को प्लांट लगना था उड़ीसा में, तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, एनवायरमेंटलिस्ट ने इसके अगेंस्ट विरोध किया, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल थे वो इसके अगेंस्ट थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो जंगलों में इंडिजीनियस पीपल थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि वो अपनी आजीविका खो बैठे और उन्हें अपना गरीबी का जीवन जीना पड़ा। तो विकास की कीमत, भारी कीमत उनको चुकानी पड़ी। उनको इस बात से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा कि ये डैम बनेगा यहाँ पे या जो पॉस्को प्लांट लगेगा उससे देश को कितना फ़ायदा होगा, लेकिन उनका जो आजीविका चलती थी वो भी छिन गई। ऐसे ही जो बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है जैसे कि भी, इससे सरकार ये तर्क देती है कि बहुत बड़े एरिया में सिंचाई की सुविधाएं इससे उपलब्ध हो जाएंगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग विस्थापित हो गए हैं, जिन लोगों का घर बार छिन गया है, उनकी ज़मीनें चली गई हैं, उनका रोज़गार चला गया है, तो वो किस तरह से अपना इस विकास को भुना सकते हैं, या उनको तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर एनवायरनमेंट को जो चुकानी पड़ती है कीमत, क्योंकि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगती जा रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उतनी ज़्यादा निकलती हैं, उतनी ज़्यादा एनवायरनमेंट में मिलती जाती हैं, और पेड़ कटते जा रहे हैं, नदियों का पानी पोल्यूटेड हो गया है। इवन कुछ टाइम बाद सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। जो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और जो बहुत सारा एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाले पेड़ पौधे, एनिमल थे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं डेवलपमेंट का। और अगर इन सब चीज़ों को हम छोड़ दें, ये सोच के इंडस्ट्रीज़ ना लगाएं कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, तो भी ठीक नहीं लगता है। तो इस विकास को कैसे करना है, इसको कैसे इवेलुएट करें, फिर हम कैसे इसका मूल्यांकन करें कि किस तरीके का विकास होना चाहिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।